स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व एपिसोड नंबर 2। इसके बाद एक एपिसोड छोटा सा आएगा और हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। 12th क्लास के जो वर्ल्ड पॉलिटिकल की बुक है वो ख़त्म हो जाएगी थर्ड चैप्टर। ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं क्या हमें आज पढ़ना है। तो हमने इससे पहले तीन ऑपरेशन मैंने पढ़ लिया था। जैसे कि आपने पढ़ा था अब इराकी फ्रीडम पढ़ना है। इससे पहले आपने जो पढ़ा था 1990 में जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था आपने देखा था। उसके बाद बिल क्लिंटन का दौर आता है, फिर ऑपरेशन इन्फिनिट रिच चलता है जो कि दूतावास पे आक्रमण होने के पश्चात चलता है, 1998 में चलता है। फिर तीसरा आपने ये देखा था 9/11 की घटना में ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलती है। इसके बाद एक और आक्रमण होता है इराक पे, जिसको द्वितीय खारी युद्ध बोलते हैं। पहला खारी युद्ध हुआ था 1990 में, ठीक है, जिसके अगेंस्ट चलाया गया था डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब जो ये चलाया गया ये अपने मन से अमेरिका की तरफ से चलाया गया था। इराक पे आक्रमण किया गया था 2003 में, द्वितीय खारी युद्ध। इसमें चलाया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है। इराकी फ्रीडम क्या है? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है 19 मार्च 2003 को चलाया जाता है। यानी कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्यों चलाया जाता है? अमेरिका विदाउट यूएनओ के परमिशन के बिना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना अनुमति के बिना वह क्या करता है? हमला करता है इराक पे। और इराक पे जो हमला करता है उसमें जो ऑपरेशन चलाता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है। तो आपने ये देख लिया। लेकिन अमेरिका का जो कहना था कि जो इराक है वह खतरनाक हथियार बना रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए सही नहीं है। लेकिन इसके बाद कुछ जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि भाई साहब ऐसा कुछ बात नहीं था कि वह हथियार बना रहे थे। तो अमेरिका का यह उद्देश्य था कि इराक के जो तेल भंडार है उस पर हम कब्जा करेंगे और इराक में अपने मन पसंदीदा जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन यह यहाँ पे असफल दिखा। वह असफल, ताकतवर में तो अमेरिका आगे था लेकिन इराक को हरा नहीं पाया। यानी इराक को तो हरा दिया लेकिन वहाँ पे अपना जो भी करना चाहता था, उनका जो भी एम था, उनमें वह असफल रहे। तो यहाँ पे आप उद्देश्य कर लेना, ठीक है, अमेरिका हमला के पीछे क्या उद्देश्य था। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा कि नहीं, यहाँ पे जो है खतरनाक जो है हथियार बनाए जा रहे थे। लेकिन आपने देख लिया क्या उद्देश्य था। जस्ट देखेंगे सैन्य शक्ति के अर्थ में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसी में बहुत सारे पॉइंट हम समझेंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। क्यों है ताकतवर सेना? क्योंकि इसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वह घर से बैठ के किसी भी पूरे विश्व के किसी भी कोने में धमाका कर सकता है। और यही बात है कि आधुनिक इसके पास जो है हथियार है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि घर में बैठ के वो क्या कर सकता है, किसी भी कोने में धमाका कर सकता है। इनका जो सैन्य शक्ति है इसको अमेरिका का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, अमेरिका को वीटो पावर भी मिला है, इससे भी सैन्य शक्ति बढ़ता है। वीटो पावर क्या है भाई? वीटो पावर यूएनओ में आपको पता है 6 जो है प्रमुख अंग हैं, उसमें से एक है सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यानी अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, जो कि यूएनओ चैप्टर में आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर नंबर 6 है लगभग, ठीक है, उसमें आपको ब्रीफली पढ़ना है। तो वीटो पावर जिसको होता है 5 ही कंट्री को मिला है। वीटो पावर जिसके पास होता है उनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल वो समझा जाता है। तो वो कैसे होता है वो आप 6ठे चैप्टर में समझेंगे। अब देखो, दुनिया की 12 ताकतवर देश जो है उसका जो रक्षा बजट है उसको अगर मिला दे और सिर्फ अमेरिका से कंपेयर करें तो दोनों का बराबर है। यानी अगर 12 ताकतवर देश अपने देश में रक्षा बजट पे $450, मान लो कि 450 अरब डॉलर खर्च करता है, तो अमेरिका अकेला $450 खर्च करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये मैं एक बार बोल देता हूँ 12 कंट्री कौन कौन है। स्पेन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, इंडिया है, सऊदी अरब है, इटली है, और कौन है, हाँ, जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये सारे कंट्री हैं और इनका जो रक्षा बजट पे खर्च है इसको मिला के अगर कंपेयर करो तो अकेला उठाती है अमेरिका अपने रक्षा बजट पे। अब देखो, अमेरिका का वर्चस्व देखेंगे ढांचागत ताकत के अर्थ में। ढांचागत आपके बुक में है इसीलिए मैंने ढांचागत लिखा है। ढांचागत का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। किससे? अर्थव्यवस्था से। ठीक है। अब देखो,
अमेरिका जो है आर्थिक रूप से, यहाँ पे रूप लगा देना, सबसे अधिक ताकतवर है दुनिया की अगर बात करें तो। दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर देश है आर्थिक रूप से, कौन सा? अमेरिका। ठीक है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का हिस्सेदारी जो है वो 24% है। अमेरिका अकेला अर्थव्यवस्था में अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो 24% अकेला एक कंट्री, और कंट्री आप समझ सकते हो सिर्फ 76, एक कंट्री 24% हिस्सेदारी कर रही है, तो और जो कंट्री बच रहे हैं वो 76% कर रहे हैं, तो अकेला ये इतना कर रहा है। देखो वहीं पे अगर व्यापार की बात करें तो उसमें भी 14% हिस्सेदारी अकेला है अमेरिका का। विश्वव्यापी सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उसको मुहैया कराने में अमेरिका सबसे आगे है। तो ये सार्वजनिक वस्तुएं क्या हैं इसको ये जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं ये है, जैसे कि ऐसा वस्तु है जिसका उपयोग अगर कोई एक देश कर लेता है तो दूसरे देश को ये उपलब्धता नहीं घटनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, जैसे कि स्वच्छ वायु, सड़क, पानी, है ना, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ का जो मुहैया है अमेरिका कराने में सबसे आगे भी रहता है। इसी का एक एग्जाम्पल है SLOC। तो इसके बारे में एग्जाम्पल समझते हैं। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अब देखिए इसका जो नियम कानून होता है वह बनाता है दबदबे देश, जो देश दबदबा वाला देश होता है वह बनाता है। तो कौन था उस समय? अमेरिका था, और अभी भी अमेरिका ही है। ठीक है। तो ये अपने नौसेना के ताकत से क्या करता है? समुद्री व्यापार मार्ग की आवाजाही पे नियम तय करता है। कौन? दबदबे वाले देश, तो वो कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका की जो नौसेना है उनकी उपस्थिति दुनिया की लगभग सभी महादेश में नहीं, महासागरों में है। महादेश में रहने से क्या होगा? महासागरों में है। इससे आपने देखा कि पहला, विश्व के कुल व्यापार में 14% हिस्सेदारी है। विश्व की आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका का 24% हिस्सेदारी है। उसके बाद सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में आपने देखा कि दबदबे वाले देश अमेरिका है, वही बनाती है आवाजाही के जो नियम है, और इनके जो नौसेना है उनकी उपस्थिति लगभग सभी महासागरों में है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का एक और उदाहरण जो है वो है इंटरनेट। आपको पता है इंटरनेट के सहारे ही पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। आप यहाँ से कॉल करते हो, डायरेक्ट अमेरिका में रह रहे आपके लोग उठाते हैं और बात होना शुरू होता है। तो इंटरनेट का जो रियल में अगर बात करें तो अगर देन है तो वो अमेरिका का देन है। तो एक कार्यक्रम चला था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, आपको ये याद रखना है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसी के जरिए आप कहीं पे किसी से बात कर पाते हो। तो इस परियोजना की शुरुआत 1950 में हुआ था, और इसमें जो अधिकांश उपग्रह है वह अमेरिका के ही हैं। तो इंटरनेट का जो आप देख रहे हो, इंटरनेट तो सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हर एक देश के लिए, पूरे विश्व के सार्वजनिक वस्तु है ये इंटरनेट। और इसका देन किसका है? तो ये देन जो है अमेरिका का देन है। उसी ने WWW का शुरुआत किया था, वर्ल्ड वाइड वेव का, 1950 में। और इसमें जितने भी उपग्रह हैं उसमें 90% के आसपास उपग्रह जो है वह अमेरिका का है। ठीक है। और एक और अगर आप सार्वजनिक वस्तुओं की बात करें और अमेरिका ढांचागत ताकत की अगर बात करें तो वो है MBA। ठीक है। तो आप अपने बुक में देख के बताना MBA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक रूप में अमेरिका का वर्चस्व। सांस्कृतिक रूप में अमेरिका का वर्चस्व, पहला नंबर तो द्वितीय वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बाद जो पूर्वी देश है वो अमेरिका की संस्कृति और वहाँ की जो विचारधारा है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का जो संस्कृति है बहुत ही लुभावनी है, और इसी कारण से यह ताकतवर है। जितना ज़्यादा आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी का सामान यूज करते हैं, वो स्ट्रांग होते जाता है। ठीक है। और आप इतने अगर इस सभ्यता, अमेरिकी सभ्यता से अभ्यस्त हो गए, इनका इतना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस किए हैं कि अब यह बिल्कुल हमें लोग को समान लगने लगा है। ठीक है। और सोवियत संघ जो है और इनकी जो नई पीढ़ी थी उनके बीच में अमेरिका का जो नीला जींस था, नीली जींस जिसको बोलते हैं, उसकी दीवानगी, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, दीवानगी साबित हुआ। यानी कि
जो नई पीढ़ी है उसमें जो दीवानगी दिखी सोवियत संघ में, वह अमेरिका के नीले जिनसे, इन सभी चीज़ कारणों से अमेरिका जो है सांस्कृतिक रूप से भी अपना वर्चस्व बनाए रखा। ठीक है, सो ये आपने देख लिया। और इसके बाद एक है ब्रिटेन वुड प्रणाली, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटेन वुड प्रणाली क्या था, अगर आपसे पूछेगा तो आपको आंसर ये देना है। ठीक है, आप समझिए, दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यह ब्रिटेन वुड प्रणाली को शुरुआत किया जाता है और कायम होता है, अस्तित्व में आता है। क्यों अस्तित्व में आता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो बहुत सारे देश हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ही खराब हो जाती है, और इस आर्थिक व्यवस्था यानी इस स्थिति को सुधारने के लिए यह प्रणाली अस्तित्व में आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन वुड प्रणाली क्या है, तो आप क्या लिखोगे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों की आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ही लड़खड़ा गई थी या खराब हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। इसी की वजह से इसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक प्रणाली आई जिसको ब्रिटेन वुड प्रणाली कहा जाता है। और इसी ब्रिटेन वुड प्रणाली के तहत अमेरिका की जो डॉलर है, जो मुद्रा है डॉलर, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया जाता है। अब आपने ये भी देख लिया, ठीक है, ब्रिटेन वुड प्रणाली भी देख लिया। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे अमेरिका का जो शक्ति है उसमें रुकावट या अवरोध क्या क्या हो सकता है, या इस वर्चस्व से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद अमेरिका और भारत का संबंध देखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर 3 संभावित राजनीतिक भी देखेंगे और बैंडवैगन की नीति भी समझेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 3rd एपिसोड के साथ ही हमारा चैप्टर अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।